हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पीजीटी हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 15 सितंबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, पर्ल हार्बर क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नौसैनिक अड्डा। पर्ल हार्बर अमेरिका में स्थित एक नौसैनिक अड्डा था जिस पर जापानी नौसेना द्वारा 8 दिसंबर 1941 को अचानक आक्रमण किया गया। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा। पर्ल हार्बर हवाई द्वीप में अमेरिका का प्रसिद्ध बंदरगाह एवं नौसैनिक अड्डा था। अगला प्रश्न है, जर्मनी के किस शहर पर मित्र देशों ने सर्वाधिक बम गिराए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ड्रेसडेन पर। जर्मनी के ड्रेसडेन शहर पर मित्र देशों ने सर्वाधिक बम गिराए। ड्रेसडेन जर्मनी के सेक्सोनी प्रांत की राजधानी थी। यह एल्ब नदी के किनारे स्थित है। यह शहर अपने 3 प्रमुख स्थानों बारोक जविंगर पैलेस, सेम्परोपर ओपेरा हाउस और चर्च ऑफ ओवर लेडी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस राजधानी शहर का बंटवारा कर दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बर्लिन का। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बर्लिन शहर का बंटवारा कर दिया गया था। बर्लिन की दीवार पश्चिम बर्लिन और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच एक अवरोधक थी जिसने 28 वर्षों तक बर्लिन शहर को पूर्वी और पश्चिमी टुकड़ों में विभाजित करके रखा। बर्लिन की दीवार अंदरूनी जर्मन सीमा का सबसे प्रमुख भाग थी जो शीत युद्ध का एक प्रतीक भी थी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उतबी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। महमूद गजनवी के विद्वानों में उतबी महमूद के समय का एक महान साहित्यकार था। वह शाही इतिहासकार था। उसकी प्रमुख पुस्तकें किताब उल यामिनी तथा तारीख ए यामिनी है जिसमें महमूद गजनवी के जीवन और कार्य का विस्तृत वर्णन है। अगला प्रश्न है, प्रथम खलीफा का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अबू बकर। प्रथम खलीफा का नाम अबू बकर था। प्रारंभ में खलीफा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था किंतु बाद में सुल्तानों के उदय ने खलीफा के राजनीतिक अधिकारों पर पाबंदी लगा दी। दिल्ली सल्तनत काल में ज़्यादातर सुल्तानों ने खलीफा को मान्यता तो दी किंतु उन्हें महत्वपूर्ण नहीं माना। यहाँ तक कि मुबारक शाह खिलजी ने स्वतः खलीफा की उपाधि धारण कर ली। अगला प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। भारत में पहली तुर्क मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम ही थी जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में बनवाया था जो कि पहले जैन और बाद में विष्णु मंदिर था। अगला प्रश्न है, शमसी वंश या इलबारी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नसरुद्दीन महमूद शाह। शमसी वंश या इलबारी वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद शाह था।
जिसने 1246 से 1265 ईस्वी तक शासन किया। बलबन ने उसे हटाकर 1265 ईस्वी में स्वयं सुल्तान बन बैठा। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी तबकात ए नासिरी पुस्तक में उसे ही समर्पित किया है। इसी के काल में बलबन को उलूग खां की उपाधि मिली तथा नायबे मुमलकत के पद पर उसकी नियुक्ति हुई। अगला प्रश्न है, रजिया ने लगभग कितने दिनों तक शासन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 वर्ष 6 माह। रजिया ने लगभग 3 वर्ष 6 माह तक शासन किया। रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग दिया और पुरुषों के समान कुबा और कुलाह पहनकर दरबार में बैठती थी तथा शासन का कार्य वह स्वयं संभालती थी। ग्वालियर से वापस आने के बाद इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अगला प्रश्न है, कुरान खां किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऐबक को। कुरान मुजिबानी याद होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां कहा जाता था। मिन्हाज ने ऐबक को एक वीर एवं उदार हृदय सुल्तान बताया है। वह लाखों में दान दिया करता था तथा अपनी असीम उदारता के लिए उसे लाख बख्श कहा गया है। अगला प्रश्न है, लाल महल में किसने राज्यरोहण करवाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को कड़ा मानिकपुर में ही सुल्तान घोषित कर दिया, किंतु उसने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में करवाया। अलाउद्दीन के राज्यरोहण के साथ ही सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का सूत्रपात होता है। जब वह कड़ा का सूबेदार था तभी उसने 1292 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण कर भिलसा नगर को लूटा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अकबर का सही सुमेलन 1556 से लेकर 1605 तक होगा। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक था। शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 तक था और औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1582 में। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 ईस्वी में की थी। इसका उद्देश्य एक नए धर्म का प्रवर्तन नहीं बल्कि सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना था। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्ववेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी जिसके प्रवर्तन की प्रेरणा मुख्य रूप से निजामुद्दीन औलिया के सार्वभौमिक सौहार्द से मिली थी। आयोग ने इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1580 को माना है। अगला प्रश्न है, कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चित्तौड़ का युद्ध 1570 ये सही सुमेलित नहीं है। चित्तौड़ का युद्ध 1568 में हुआ था। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में और रणथंभौर का युद्ध 1569 में हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने नहीं किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपनिषद का। बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी, रामायण और राजतरंगिणी जैसे ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। उपनिषद का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने नहीं किया था बल्कि इसका अनुवाद शाहजहां के काल में दारा शिकोह ने सिर ए अकबर नाम से किया था। दारा शिकोह ने भागवत गीता व योग वशिष्ठ का भी फारसी में अनुवाद किया था।
अगला प्रश्न है, दक्कन विजय के बाद किन 3 नए सूबों को अकबर ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बरार, खानदेश और अहमदनगर। दक्कन विजय के बाद बरार, खानदेश व अहमदनगर सूबों को अकबर ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। दक्षिण भारत की विजय की स्मृति में अकबर ने दक्षिण के बादशाह की उपाधि धारण की तथा प्रसिद्ध बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। अकबर ने दक्षिण विजय के बाद अपने राज्यों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया। दक्षिण में 3 राज्यों को मिलाकर अब 15 प्रांत अकबर के काल में हो गए। अगला प्रश्न है, तारीख ए शेर शाही के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह तोहफा ए अकबर शाही से अलग ग्रंथ है। ये सही नहीं है। अब्बास खां सरवानी ने अकबर के आदेश पर तारीख ए शेर शाही ग्रंथ को फारसी भाषा में लिखा था। इस ग्रंथ से शेर शाह के जीवन चरित्र और शासन प्रबंध पर प्रकाश पड़ता है। तारीख ए शेर शाही ग्रंथ को ही तोहफा ए अकबर शाही कहा जाता है, क्योंकि यह ग्रंथ अकबर को समर्पित था। तथापि इस ग्रंथ में शेरशाह का जीवन चरित्र लिखा गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बंजर, 2 साल से ज़्यादा समय तक खाली रहने वाली जमीन। ये सही सुमेलित नहीं है। परौती कुछ समय तक खाली रहने वाली जमीन को कहते थे। चचर 3 या 4 साल तक खाली रहने वाली जमीन को कहते थे। बंजर 5 साल या ज़्यादा समय तक खाली रहने वाली जमीन को कहा जाता था और पोलज कभी न खाली रहने वाली जमीन को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे। प्लासी के विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। बक्सर की विजय के बाद इसे पुनः गवर्नर बनाकर बंगाल भेजा गया। 1765 ईस्वी में हुए इलाहाबाद की संधि को इसी ने क्रियान्वित किया था, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का शुरुआती आधार स्तंभ था। इसीलिए इसे ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिराज उद दौला के चचेरे भाई नवाब में एक प्रतिद्वंदी था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्णिया। अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र सिराज उद दौला बंगाल का नवाब बना। गद्दी पर बैठने के समय उसके 3 प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। इसमें पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, उसकी मौसी घसीटी बेगम तथा अंग्रेज प्रमुख थे। इसमें नवाब के सबसे प्रबल शत्रु अंग्रेज थे, क्योंकि शौकत जंग को अंग्रेजों ने शरण दी थी। वह घसीटी बेगम को प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज समर्थन दे रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने असफी इमाम बाड़ा का निर्माण किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आसफ उद दौला। आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया। इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है। आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी। वॉरेन हेस्टिंग्स से इसने फैजाबाद की संधि की थी, जिसके द्वारा बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किले को अंग्रेजों द्वारा पूर्व का ट्रॉय कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गिंगी किला। गिंगी किला को अंग्रेजों द्वारा
पूर्व का ट्रॉय कहा जाता था। गिंगी का किला एक महत्वपूर्ण किला था जो अपनी मजबूती और यहाँ के सैनिकों की बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। किला युद्ध का एक भाग होता था तथा अंग्रेजों के लिए भारत में कई किले एक प्रकार के दुरूह साबित हुए थे। अगला प्रश्न है, बंगाल में शासन की दोहरी प्रणाली की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में शासन की दोहरी प्रणाली की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। क्लाइव ने बक्सर के युद्ध में सफलता के बाद 1765 ईस्वी में बंगाल में दोहरी प्रणाली लागू किया जो 1772 ईस्वी तक चलता रहा। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त किया। द्वैध शासन उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें दीवानी व निजामत के कार्य अंग्रेज व नवाब क्रमशः अलग अलग करते थे। अगला प्रश्न है, पहला कथन है, बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना शासन स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। दूसरा कथन है, 1765 में संपन्न इलाहाबाद की संधि ने अंग्रेजों को बंगाल में अपना शासन स्थापित करने में सक्षम बनाया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग होकर किसके अधीन हो गया? बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग होकर मुर्शिद कुली खां के अधीन हो गया। मुर्शिद कुली खां बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक था। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को एक बेहतर प्रशासन दिया जिसे उसके उत्तराधिकारी अलीवर्दी खां ने भी जारी रखा। सिराजुद्दौला के काल में बंगाल अंग्रेजों व बंगाल के नवाब के बीच युद्ध का कारण बना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में शामिल होने वाले किस नेता को रंगून निर्वासित कर दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था जिसके नेतृत्व में 1857 के विद्रोह को लड़ा गया। बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह में दिल्ली में नेतृत्व प्रदान कर रहे थे तथा उनके सहायक के रूप में बख्त खां भी था। अंत में दिल्ली में विद्रोह का दमन कर दिया गया तथा बहादुर शाह को पकड़कर उन्हें रंगून में निर्वासित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, पटना में 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीर अली। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, कानपुर में नाना साहब ने, झांसी में लक्ष्मीबाई ने और दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 से अछूता रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मद्रास। 1857 के विद्रोह से मद्रास अछूता रहा था। वस्तुतः 1857 का विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के शोषणवादी नीति का परिणाम था। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस विद्रोह के पतन के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की तस्वीर बदल दी गई तथा कंपनी के स्थान पर अब ब्रिटिश साम्राज्य में यह शक्ति निहित हो गई। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद प्रथम भारत सचिव किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड स्टैनली को। 1857 की क्रांति के बाद
प्रथम भारत सचिव लॉर्ड स्टेनली को नियुक्त किया गया था, जबकि 1857 की क्रांति के बाद भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, लखनऊ में विद्रोहियों और अंग्रेजों के बीच सबसे भीषण लड़ाई कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेजिडेंसी के पास। लखनऊ में 1857 के विद्रोहियों और अंग्रेजों के बीच सबसे भीषण लड़ाई रेजिडेंसी के पास हुई थी। लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। यह आक्रमण काफ़ी भीषण था, जिसने अंग्रेजों के पांव ही उखाड़ दिए। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। कार्यकारिणी के गठन के मुद्दे को लेकर गांधी जी के साथ सुभाष चंद्र बोस का विरोध उत्पन्न हुआ, जिसके फलस्वरूप सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 जुलाई 1876 को। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 1916 में हुए लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने किया था तथा इस अधिवेशन में एक तरफ कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के दोनों दल पुनः एक हो गए। अगला प्रश्न है, थियोसोफिस्ट किसके सुदृढ़ीकरण तथा पुनर्जागरण की वकालत करते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिंदू धर्म, पारसी धर्म और बौद्ध धर्म। थियोसोफिस्ट हिंदू धर्म, पारसी धर्म और बौद्ध धर्म के सुदृढ़ीकरण और पुनर्जागरण की वकालत करते थे। 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल अलकॉट ने न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। 1882 ईस्वी में इस सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय अडयार में खोला गया। 1888 में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बी.जी. तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। तिलक ने गोखले के राष्ट्रीय राजनीति में क्षमा याचना के प्रश्न पर एक कच्चा नरकट कहकर आलोचना की। जुलाई 1895 में तिलक और उनके सहयोगियों ने पूना सार्वजनिक सभा में रानाडे और गोखले के अधिकार को चुनौती देकर उसे समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 में एक दीक्षांत समारोह के दौरान किसने गवर्नर पर गोली चलाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बीना दास। फरवरी 1932 ईस्वी में बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि धारण करते समय बंगाल के गवर्नर को गोली मार दी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन।
स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया एक आंदोलन था। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पास हुआ। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है, गांधी जी के पिता का क्या नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, करमचंद गांधी। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा बीएचयू में दिए गए भाषण का सार्वजनिक विरोध किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एनी बेसेंट ने। गांधी जी द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिए गए भाषण का सार्वजनिक विरोध एनी बेसेंट ने किया था। गांधी जी का भारत में पहला सार्वजनिक कार्यक्रम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही था। गांधी जी का शुरुआती जीवन दक्षिण अफ्रीका में वकालत में बीता। 1915 में वे भारत आए तथा 1 वर्ष तक वे भारत का भ्रमण किए, क्योंकि उनके गुरु गोखले ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर के साथ अमृतसर में एक और मशहूर मंदिर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दुर्गियाना मंदिर। स्वर्ण मंदिर के साथ अमृतसर में एक और मशहूर मंदिर दुर्गियाना मंदिर भी है। श्री हरि मंदिर साहिब सिख धर्मावलंबियों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है, जिसे दरबार साहिब व स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। यह भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है। गुरु रामदास को इस मंदिर का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ के लिए किस समाज सेवी ने अपनी जमीन दे दी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मौलाना मजहर उल हक ने। बिहार विद्यापीठ के लिए समाज सेवी मौलाना मजहर उल हक ने अपनी जमीन दे दी थी। मौलाना मजहर उल हक का जन्म 22 दिसंबर 1869 को पटना जिले के ब्रह्मपुर में हुआ था। वे एक जाने माने स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ये मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू व मदन मोहन मालवीय के काफ़ी करीबी थे। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत भर में विरोध क्यों हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई तथा 3 फरवरी 1928 को यह भारत में मुंबई पहुंचा। कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और ये सातों सदस्य अंग्रेज थे। भारत में इसके विरोध का यही सबसे बड़ा कारण था। कांग्रेस ने 1927 ईस्वी के मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार करने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न है, मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिमों के लिए अलग होमलैंड की वकालत किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद इकबाल ने। मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिमों के लिए अलग होमलैंड की वकालत मोहम्मद इकबाल ने की थी। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इस बात की वकालत की थी कि पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, सैयद अहमद खान ने MAO कॉलेज की स्थापना कब की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1875 में। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। यह 1878 ईस्वी में कॉलेज बन गया और 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने
पीर पीर रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लिन लिथगो ने। वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो ने पीरपूर रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा कहा था। पीरपूर रिपोर्ट मुस्लिम लीग ने कांग्रेस सरकार के अंतर्गत मुस्लिमों पर हुए अत्याचार पर प्रकाशित कराया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। इसके पहले वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने इस प्रस्ताव को पारित किया था। 8 अगस्त की मध्य रात्रि को सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अगला प्रश्न है, किस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम बनाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम बनाया था। अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर 1941 के अंत में काम करना शुरू किया। उस समय अमेरिका में रूजवेल्ट राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, क्लीमेंट इटली किस पार्टी के नेता थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेबर पार्टी के। क्लीमेंट इटली लेबर पार्टी के नेता थे। उन्होंने ब्रिटेन में चर्चिल के बाद प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके पहले वे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चर्चिल के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। अगला प्रश्न है, पिंजर कहानी की लेखिका कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमृता प्रीतम। पिंजर कहानी की लेखिका अमृता प्रीतम है। प्रीतम को इनकी मार्मिक कविता आज मैं वारिस शाह का आह्वान करता हूँ के लिए याद किया जाता है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाफिज जालंधरी ने। पाकिस्तान का कौमी तराना को हाफिज जालंधरी ने लिखा था। कौमी तराना पाकिस्तान का राष्ट्रगान है। इसका संगीत अकबर मोहम्मद ने बनाया था। यह गीत 1954 ईस्वी में पाकिस्तान का राष्ट्रगान बना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।